जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है और फिजिक्स की क्लास में आज हम मोशन चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री, अभिकेंद्री बल, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। दूरी है, डिस्टेंस इज, तो दूरी क्या है, क्या होती है, जिसमें कोई दिशा मान्य नहीं होती, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ये एक सदिश राशि है? तो वेक्टर क्वांटिटी में दिशा की आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, तो ये तो नहीं है। दूसरा, क्या ये एक अदिश राशि है? हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता होती है, जिसमें वैल्यू की ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, ये कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दूरी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्टेंस? कौन सा कथन सत्य है? पहला, अगर हम देखें, दूरी सदैव धनात्मक होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये कथन सही है क्योंकि जो दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आप कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे। आप लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ या डाउन जाओ, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपकी दूरी उसमें जुड़ती जाएगी। इसलिए ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हमेशा धनात्मक रहेगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। दूरी केवल परिणाम व्यक्त करती है, डिस्टेंस ओनली एक्सप्रेसेस मैग्नीट्यूड। हाँ, ये परिणाम मतलब कितनी उसने पथ कवर किया है, उसने कितना पाथ कवर किया है, वो हमेशा बताती है ये। तो इसमें दिशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलो डिस्टेंस का वैल्यू तो ज़ीरो आ सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ज़ीरो किस कंडीशन में उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जहाँ वस्तु रखी हुई है वहीं पर ही रखी रहेगी, उसमें कोई भी गति नहीं होगी, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, तब दूरी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। और दूरी हमें पता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, अगर आपने मोशन किया है तो कुछ ना कुछ तो उसकी दूरी होगी होगी, इसलिए इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ पर दिशा की बात नहीं करी है। तो प्रति एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, उसे क्या कहा जाता है? गति, चाल या फिर स्पीड। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो डेफिनेशन थी उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अभी मैंने बताया स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट कौन सी यूज़ की जाती है? मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो इस तरह से इसका जो एसआई यूनिट निकल के आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? सभी को पता होगा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वेलोसिटी आगे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। कैसे होती है वो आपको आगे समझ में आएगा, क्वेश्चंस करेंगे हम। स्पीड, अभी स्पीड में हमने डिस्कस किया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या है? एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है और एक्सेलरेशन भी एक सदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या होगा? चाल, गति यानी कि स्पीड। चलिए एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल हाई लेवल के नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे, बस आपको करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी?
तो हमें पता है कि जो गति है, स्पीड है, उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपसे पूछी है, आपको डिस्टेंस कितनी दे के रखी है 900 किलोमीटर, और टाइम आपको दे के रखा है 5 घंटे, यानी कि किलोमीटर पर आवर में है। आएगा आपका आंसर 900/5, 900 डिवाइड बाई 5। लेकिन आंसर ध्यान से रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, लेकिन कन्वर्जन के साथ पूछ लिए जाते हैं, तो कन्वर्जन आपको याद रखना चाहिए। एक कन्वर्जन आप याद रख लीजिए, बाकी इसका उल्टा करके दूसरा याद कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड्स? आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5 डिवाइड बाय 18 से। किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन ध्यान रख लीजिए। और इसको याद करने की एक ट्रिक ये भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो जब 18 को आप 5 को 18 से डिवाइड करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप 5/18 याद कर सकते हैं। और कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो उसका जस्ट रिवर्स कर देना, मतलब 18 डिवाइड बाय आप 5 कर दीजिएगा। तो ये कन्वर्जन, ये बहुत IMP कन्वर्जन है। ये क्वेश्चंस में एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आ ही जाता है, या फिर किसी और क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ जाती है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। चलिए अब हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 900/5 तो हमारी स्पीड आई थी, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आई थी। हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18। 5 से 5 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 50 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आएगा। तो इसकी जो क्या है पूछी है इन्होंने, स्पीड पूछी है, गति, जो कि आई कितनी 50 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल रही कार की गति निर्धारित करने के लिए सैन्य पुलिस द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय मिलिट्री पुलिस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रनिंग कार? तो फ्रेंड्स जब आर्मी होती है, आर्मी में क्या होती है, सैन्य पुलिस होती है, जो आपकी कार या फिर बाइक की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करती है। यहाँ पर वही पूछा गया है कि किसका उपयोग करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो जो रडार गन है, रडार गन का उपयोग किया जाता है सैन्य पुलिस के द्वारा, जिससे स्पीड पता कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्पीड होती है तो फिर वो जो भी कार्रवाई है वो की जाती है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद आपको ये हेल्पफुल रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, रडार गन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो इसका त्वरण होगा। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, कब? जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की, जैसे 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो इसमें भी 3 मीटर तय किया, इसमें भी 3 मीटर 3 मीटर। तो इस तरह का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और डायरेक्शन भी सबकी क्या है, सेम है। तो ये केस होता है किसका, यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान वेग का। तो एक समान वेग जब होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स वेग अगर यूनिफॉर्म होता है ना तो इससे एक्सेलरेशन हमेशा 0 आता है। क्यों 0 आता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन, जैसे फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग डिवाइड बाय टी। अब यहाँ पर क्या है, मान लिया ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक का वेग अगर हम काउंट करें तो 3 - 3 डिवाइड बाय 2 सेकेंड, तो 0 डिवाइड बाय 2 सेकेंड कितना आएगा, 0। तो जब अगर वेग समान होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यूनिफॉर्म होता है, तब क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम मोशन के ऊपर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति होती है। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज। मुक्त रूप से मतलब अगर एक बॉल या एक पत्थर मैंने ऊपर से फेंका तो वो कुछ इस तरह से गति करता हुआ नीचे आता है। स्टार्टिंग में तो क्या होती है कि उसका जो वेग है कम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो नीचे आता जाता है उसका वेग थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। समान समय अंतराल में उसका वेग बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि समान गति नहीं हो रही है, यहाँ पर असमान गति हो रही है। समान समय अंतराल में पर्टिकुलर ये t1 सेकंड में इतनी मान लिया 2 मीटर चला, फिर t2 सेकंड में ये मान लिया 5 मीटर चलेगा, और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो हमेशा फ्रीली फॉलिंग यानी कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की जो गति होती है फ्रेंड्स, वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान होगी। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगी, क्योंकि वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, उसमें डिस्टेंस, दूरी और वेग है वो फिक्स नहीं होता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वहाँ पर आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो टेस्ट सीरीज़ को देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आपकी रैंकिंग भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। इससे आपको आप प्रैक्टिस करने में, आपको पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक डीपली डिटेल सॉल्यूशन और पीडीएफ के साथ अवेलेबल करा दिया गया है। सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट करके कोर्स में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। वृत्ताकार गति में घूर्णन की धुरी क्या होती है? व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ सर्कुलर मोशन? अभी मैंने बताया कि एक वृत्ताकार मार्ग में इस तरह से वस्तु क्या कर रही है, उस पर गति कर रही है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब किस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी वो लाइन है जिसके साथ साथ ही वस्तु क्या करती रहती है, गति करती है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि घूर्णन की धुरी कहा जाता है। तो यहाँ पर किसके ये इस तरह की दूरी होती है, हमेशा इस दूरी के बराबर ही वृत्ताकार गति में गति होती है। और इस दूरी को क्या कहा जाता है, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। त्रिज्या के साथ साथ मतलब धुरी का मान क्या होगा, घूर्णन गति में हमेशा त्रिज्या ही रहेगी। त्रिज्या के साथ साथ वस्तु क्या करती है, घूर्णन करती है, वृत्ताकार गति करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु स्थित है, तो वह बिंदु जहाँ पर वस्तु स्थित है उसे घूर्णन की धुरी नहीं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है घूर्णन तल के लंबवत। हाँ, घूर्णन तल के लंबवत, जहाँ पर वो घूर्णन कर रही है उसके लंबवत, हाँ उसके लंबवत ही होती है, उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा होती है घूर्णन की धुरी। और ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है, धुरी कहा जाता है, घूर्णन की धुरी कहा जाता है, जो किसके परपेंडिकुलर, लंबवत है, जहाँ पर घूर्णन तल है, मतलब जहाँ पर वो घूर्णन कर रहा है हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहता है, इसके लंबवत ही रहता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है वस्तु के पथ पर स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं होती है। वस्तु के पथ के समांतर रेखा, वो भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घूर्णन तल के लंबवत रेखा, द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे कहा जाता है घूर्णन की धुरी। अभिकेंद्री बल क्या होता है, व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो फ्रेंड्स, अभिकेंद्री बल क्या होता है कि जब कोई सी वस्तु वृत्ताकार गति करते ही है तो उस वस्तु के द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। लेकिन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, हम ऑप्शन में देख के आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। पहला ऑप्शन है वह बल जो किसी वस्तु को एक सीधी रेखा में गति करने का कारण बनता है। तो वृत्ताकार गति में अभिकेंद्री बल लगता है, सीधी रेखा वाली गति में नहीं लगता है। वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करने का कारण बनता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। वह बल जो किसी वस्तु को धीमा करने का कारण बनता है, ये बिल्कुल नहीं है, धीमा नहीं होता है, इससे तो और गति होती है। वह बल जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है, हाँ गति प्रदान तो करता है, लेकिन गति प्रदान करने वाला बल को आप हमेशा, अगर कोई हर वस्तु गतिमान अवस्था में रहती है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु ने गति करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बल के द्वारा ये गति कर रहा है तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल हो जाएगा। तो आप ये ऑप्शन भी सही नहीं मान सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करने का कारण बनता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है, सेम भी पूछा जा सकता है। दोनों का कंसेप्ट आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वृत्तीय गति है। मैंने अभी बताया था आपको कि वृत्तीय गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्री बल की, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कहाँ लगता है, वृत्त की त्रिज्या की दिशा में लगता है। अब कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ये आपका यहाँ पर अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभिकेंद्री बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, त्रिज्या में तो लगता है लेकिन केंद्र की तरफ नीचे की ओर लगता है। ये होता है आपका सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्री बल। अगर बल, एक और बल लगता है वृत्तीय गति में, अगर बल जो है वो ऊपर की ओर लगता है, वो जो बल होता है उसे कहा जाता है अपकेंद्री बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। ये भी त्रिज्या की दिशा में ही लगता है लेकिन ऊपर की तरफ लगता है। तो ये इन दोनों बलों में मेन डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन देखें, वे एक ही बल हैं, दे आर द सेम फोर्स, बिल्कुल नहीं। अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर निर्देशित होता है, हाँ, जबकि अपकेंद्री बल केंद्र से दूर होता है, केंद्र की ओर, अभिकेंद्री केंद्र से दूर, अपकेंद्री, ये करेक्ट है। अभिकेंद्री बल को केंद्र से दूर निर्देशित किया गया है, जबकि अपकेंद्री बल को केंद्र की ओर निर्देशित किया गया है, तो ये नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल मौजूद नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, मौजूद तो होते हैं अगर वृत्ताकार गति कर रहे हो आप तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल दोनों की जो दिशा है वो अपोजिट होती है। अभिकेंद्री बल की केंद्र की ओर होती है और अपकेंद्री बल की केंद्र से दूर होती है। तो यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में वो पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप आते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति वो होती है जिसमें जो स्पीड होती है ना वो क्या होती, फिक्स होती, कांस्टेंट होती, यूनिफॉर्म होती। मतलब ये क्या है, अगर 4 मीटर पर सेकंड के गति कर रहा है वेग से या फिर चाल से, तो हम यहाँ पर भी इसकी 4 ही होगी, यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी, 4 मीटर पर सेकंड हर जगह वृत्त कर या फिर कहीं पर भी इस पाथ में आप देखोगे तो इसकी गति सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड, वेलोसिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पीड की बात कर रही हूँ। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वो जो गति होगी वृत्ताकार गति कौन सी होगी, यूनिफॉर्म गति। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है, स्थिर गति यानी कि कांस्टेंट स्पीड। तो फ्रेंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें हमेशा क्या रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये उसके बारे में करेक्ट है। उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉट एक्सेलरेटेड भी नहीं होती, हमेशा एक्सेलरेशन होता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र क्या होता है? व्हाट इज़ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु को आपने इस तरह से फेंका, इस तरह से उसने गति करी, तो ये जो पथ बनता है, ये मार्ग बनता है, इस मार्ग को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। ये जो रास्ता है इसका पथ है, पाथ है, इसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है, यानी कि प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। तो ये क्या होता है, प्रक्षेप द्वारा तय की गई दूरी, हाँ बिल्कुल सही है। प्रक्षेप के प्रक्षेपण का कोण नहीं होता है, प्रक्षेपण कोण क्या होता है आगे आपको समझ में आएगा। प्रक्षेप द्वारा तय किया जाने वाला मार्ग या फिर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई हो नहीं सकती। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, फिर प्रक्षेप जो वक्र है ये क्या शो करता है, ये दूरी शो नहीं करता है, ये डिस्टेंस शो नहीं करता है, ये कोई दूरी नहीं है, ये क्या शो करता है, प्रक्षेप द्वारा तय किया जाने वाला मार्ग जो होता है, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना पाथ ट्रेवल किया वो कहलाता है क्या, प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र यानी कि ट्रेजेक्टरी। तो फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोशन चैप्टर से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।